एरिथ्रो एंड थ्रियो नेमिंग ऑफ कंपाउंड। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया गया था? इट इज बेसिकली फॉर टेट्रोज, 4 कार्बन के मोनोसैक्राइड के लिए किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिस्टम कहां लगा था, सिर्फ टेट्रोज के लिए, बाकी कहीं नहीं। टेट्रोज का मतलब ये होता है, आप कह सकते हो कि मोनो सैकराइड विथ 4 कार्बन एंड अल्डिहाइड ग्रुप। और मोनोसैक्राइड या कार्बोहाइड्रेट में अगर सिंपल शुगर की बात की जाए तो मोनोसैक्राइड जानते हो क्या होता है? आपको कहना है क्या कि मोनोसैक्राइड जो होता है वो पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होता है। तो यहां जो टेट्रोज की बात की जा रही है वो कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप रखने वाला। ठीक है। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, अब देखो, अब जनरल फार्मूला पे अगर ना भी जाए हम, तो मोनोसैक्राइड 4 कार्बन का आपको लिखना है, तो 4 कार्बन को हम डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दें। देखो, पहले लिखना जान जाइए आप, ये हो गया, हमने चारों कार्बन को कनेक्ट कर दिया। ठीक। आपको इसमें बताया गया कि ये एल्डिहाइड ग्रुप रखता है। एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग कैसे दिखाते हैं? CHO। ठीक है, C++OH। और आप जानते हो कि CHO कभी भी बीच में नहीं बन सकता। मान लो अगर हम इस पर C++O कर दें, तो क्या इस कार्बन पर H लगा पाओगे आप? क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सिर्फ 4, और इधर से 2 3 और क्या हो गया? तो इसका मतलब ये वाला कार्बन, बीच वाले कार्बन कोई भी एल्डिहाइड नहीं बन सकते। इनको हटाओ, हमें एल्डिहाइड बनाना था, मैंने ये कर दिया। अब देखो, ये एल्डिहाइडिक कार्बन हो गया आपका। ठीक। और बाकी जितने कार्बन है सब पर आपको OH लगाना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो कई OH, एक कार्बन पर 2 OH हो भी नहीं सकता, एक ही OH होगा। तो आपने इस पर एक OH मान लो ऐसे लगा दिया, इस पर भी आपने क्या लगा दिया है? एक OH। इस पर भी आपने एक OH लगा दिया। यानी 4 कार्बन में से एक कार्बन को एल्डिहाइड बनाया, बाकी जितने बचे थे सब पर मैंने क्या लगा दिया? एक एक OH लगा दिया। और बाकी बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। ये हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हमारा टेट्रोज बन गया। और मोनोसैक्राइड का जो फार्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो CnH2O का N होता है। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे टेट्रोज था तो इसमें N की वैल्यू कितनी आती है? 4। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें लिखना होता तो आप कैसे लिखते? C4 और H2O जहां था इसके बाहर 4 लगा देते आप क्या करोगे? 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? ये C4H8O4। यानी किसी भी मोनोसैक्राइड का या कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2O का होल N। लेकिन कब? जब ये मोनोसैक्राइड हो, सिर्फ मोनोसैक्राइड, सिंगल शुगर वाला। तो अगर हमने कहा कि एरिथ्रो और थ्रियो ये सिर्फ और सिर्फ टेट्रोज के लिए यूज होता था, तो टेट्रोज 4 कार्बन का मोनोसैक्राइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। और बाकी सब क्या होंगे? OH लगे होंगे। तो अब जरा इसको चेक करो, क्या इसका फार्मूला इससे मैच कर रहा है? कितने कार्बन थे? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 3 7, और एक ऑक्सीजन 1 2 3 4। देखिए, यानी अगर तुमसे कह दिया जाए
कि आप मोनोसैक्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ जहां n की वैल्यू बताई गई। अगर ऐसे ही तुमको कह दिया जाता कि n की वैल्यू 6 है, आप बताओ इससे कौन सा मोनोसैक्राइड बनेगा, फार्मूला क्या होगा मोनोसैक्राइड का? तो आपने कहा C6 और H2O के बाहर 6, तो आपने फार्मूला बना दिया C6H12O6। आपने कहा ये बन गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका एल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इसका एल्डिहाइड यानी एल्डोज बनाओ इसका, तो आप क्या कहेंगे? 6 कार्बन है, पहले हम 6 कार्बन को लाइन से क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक कार्बन को एल्डिहाइड बना दीजिए, क्योंकि इसने कहा एल्डिहाइड वाला चाहिए। तो एल्डिहाइड कहां बनेगा? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे बन नहीं सकता। और बाकी अब जितने कार्बन है सब पे आपको क्या लगाना है? मिनिमम एक OH। देखो, आप चाहो तो अल्टरनेट भी ऐसे कर सकते हो। ठीक, देखिए कहीं कोई दिक्कत आई आपको? इसका फार्मूला यही होगा। यानी कहने का मतलब, अगर तुमको मोनोसैक्राइड का ये बता दिया जाए कि उसमें कार्बन कितने हैं, ठीक, और ये बता दिया जाए कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर कीटोन होगा तो 2 नंबर पे आप बना सकते हो, एल्डिहाइड है तो एक ही नंबर पर बनेगा। तो जैसे अब मैं सब कुछ अगर मिटा दूं, तो एरिथेरो और थ्रियो सिस्टम जो था नॉमेनक्लेचर का, वो किसके लिए यूज किया गया था? टेट्रोज के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यानी वो टेट्रोज पर सिर्फ अप्लाई हुआ था। लेकिन अब टेट्रोज से मिलती जुलती स्ट्रक्चर पे हम कहीं भी इसको लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि हमें मालूम है कि एप्लीकेबल सिर्फ इसी के लिए हुआ था, बट यूज किसी के लिए भी कर सकते हो आप। तो टेट्रोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम उसको बनाना चाहें, देखो उधर वाला रहने दे रहे हैं, इधर वाला मिटा दे रहे हैं, इसको इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो ध्यान से देखो आप कि जो एरिथेरोज और थ्रियोज सिस्टम टेट्रोज के लिए लग रहा था, उसका एक बेसिक कंसेप्ट था। क्या? इफ मॉलिक्यूल हैव टू इंटरकनेक्टेड sp3c कायरल, समझ गए? sp3c कायरल हैविंग टू कॉमन ग्रुप, एक नहीं 2 कॉमन ग्रुप रखे, 2 कॉमन ग्रुप एंड end of molecule is different, बस तभी ये लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उस मॉलिक्यूल में 2 इंटरकनेक्टेड sp3c कायरल हो, जिस पर 2 ग्रुप क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, उस पर 2 ग्रुप आपस में कॉमन हो, और एंड मॉलिक्यूल का क्या हो? डिफरेंट। मॉलिक्यूल का एंड डिफरेंट हो, तभी आप इसको यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। क्या हमारा ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है? आइए चेक करते हैं। देखो, इधर मैं मिटा दे रहा हूं, अब जरा मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझो। CHO CHOH CHOH और CH2OH, ध्यान से समझिए आप। क्या ये sp3 वाला है? आंसर है नहीं, क्योंकि CHO कैसा था आपका? देखो sp3 नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। क्या ये sp3 है? हाँ। इस पर कैसे ग्रुप दिखाए हैं आप? ऐसा दिखाए हैं, दिखाए हैं। ये sp3 है, क्या ये कायरल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कायरल के लिए सब डिफरेंट होना चाहिए, और यहां 2 हाइड्रोजन क्या है? सेम हो गए। तो हमारा ये वाला और ये वाला
क्या हो गया इस मॉलिक्यूल में, ये आपका कायरल नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आती है आपको? क्या ये और ये सेम है? नहीं, क्योंकि ये CHO है और ये CH2OH है। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान समझो। अब हम इसकी और इसकी बात करते हैं। इस पर आपने क्या देखा है? इस पर आपका OH, H, इस पर भी आपका OH, और क्या है? आप ध्यान समझो। क्या ये sp3 है? आंसर है हाँ। क्या ये कायरल है? चेक करो। H अलग, OH अलग, CHO अलग, और इतना बड़ा सिस्टम अलग। इसका मतलब ये हमारा sp3C क्या है? ये कायरल है। और ये भी यही कंडीशन है इसके लिए। ये भी आपका क्या है? sp3C कायरल है। बोलो हाँ या ना? क्या ये इस मॉलिक्यूल में ये बात लग रही है जो मैंने लिखा? इस मॉलिक्यूल हैव टू इंटरकनेक्टेड sp3C कायरल, C कायरल हैविंग टू कॉमन ग्रुप। देखो, क्या इस पर और इस पर दो कॉमन ग्रुप है? कौन कौन से? बात बन गई? इसका मतलब इस पर हमारा ये सिस्टम अप्लीकेबल होगा। बात समझ पाए आप? अब इस पर देखो, एर्थिरोज कब मानेंगे हम, थ्रियोज कब मानेंगे? तो यहां पर ये सिस्टम लगा। बढ़िया एग्जांपल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर कह दूं CHO, CHOH, CHOH और CH4, बताओ इस पर लगेगा एर्थिरो थ्रियो? sp3, sp3 इंटरकनेक्टेड, दो कॉमन ग्रुप। लेकिन क्या गड़बड़ हो गया जिससे इस पर एर्थिरो थ्रियो नहीं लगेगा? अरे भाई, इंडवा सेव नहीं हुआ, लगभग नहीं करी। इसका मतलब यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। और अगर इसी तरीके से हम बात करें, जैसे मान लो ये तुम्हारा CH2Br होता, समझो, और ये CH Br होता, ये CHI होता, और ये CH3 होता। आप बताओ इस सिस्टम पर लगेगा? आपने कहा इंड तो डिफरेंट है, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई? ये भी कायरल, ये भी कायरल है। और एर्थिरो थ्रियो के लिए इन दोनों पर दो ग्रुप जो थे उनका कॉमन होना जरूरी था। यहां H और H तो कॉमन हो गया, लेकिन यहां Br है और क्या है? इसका मतलब यहां भी नहीं लगेगा। क्लियर? और अगर हम लिखें CH2Br ऐसे, और ये तुम्हारा आपका हो जाए CHBr और CH3। अब बताओ, ये CH2Br है, ये CH3 है, एंड क्या है? डिफरेंट है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और इंटरकनेक्टेड पर ग्रुप क्या है? कॉमन है भाई, HH Br, यानी यहां पर उतार डालो फटाफट। और यही पहचानने के लिए आता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके लिए एर्थिरो थ्रियो लगेगा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है इस तरह सवाल। और कोई जरूरी नहीं उसमें चार कार्बन हो, कईयों कार्बन हो, लेकिन इंड डिफरेंट हो और दो इंटरकनेक्टेड sp3C हो जिस पर कॉमन ग्रुप हो जाए, तभी आपका जो है एर्थिरो और थ्रियो अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। काहे पैसा दिया? जाए दियो भाई, कहाँ जाए, पढ़ लो भाई, मिल गए।
हर्ष तुम्हारे घर चलने वाले हैं? हाँ? गोसाईगंज में कौन हुआ बहुत बड़ा कौन दर्शनीय स्थान है? कुछ खास चीज दिखाइए, आ जाएंगे। क्या है आपकी गोसाईगंज में? टॉनिक? हाई टॉनिक? इनको तो नहीं ले गए थे, हर्ष को? नहीं, इनका हमें लगता है वहां टहल के आए तभी इनका कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, ज्ञान ज्यादा दे दियो इनको। चलो जल्दी जल्दी करो भैया, आप जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी काम बनेगा। और हाँ, फैजाबाद से? फैजाबाद गंदा शहर है? अयोध्या गंदा है? अच्छा, फिर ये अयोध्या धाम। अरे ठीक है, तभी तो मालूम चलेगा कि सरयू मैया पूरा अपना वो रखती है आशीर्वाद। तुम्हारे गोसाईगंज इस तरह के रेगिस्तान थोड़ा है ये। चलो, इसको कायदे से उतारेंगे क्योंकि किताबों में ये नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा नहीं फिर आपको। चले आगे। आप देखो, यूज किया गया था टेट्रोज पर, लेकिन टेट्रोज से मिलती जुलती संरचना सब पर लगा सकते हो। अब देखो, इसको याद कैसे रखेंगे, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेक करते हैं। देखो, देखिए 14 फरवरी बीत चुका है, लेकिन उस पर क्या दिया जाता है? गुलाब दिया जाता है, रोज। रोज से पकड़ेंगे क्या? एरिक रोज। ठीक। गुलाब में जो उसका पेटल होता है, पेटल और सेपल, सेपल किसे कहते हैं? हाँ, कैलिक्स। और पेटल किसको बोलते हैं? कोरोला। यानी कोरोला की जो यूनिट होती है वो पेटल, और इसकी क्या होती है? और जहां पर पेटल और सेपल में डिफरेंस ना हो उसको क्या कहते हैं? अगर कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस ना मेंटेन हो तो उसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स और कोरोला के आधार बताओ ना, टेपल तो यूनिट हो गई। पेरियंथ। यानी जब कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंस ना हो तो उसको पेरियंथ कहते हैं। अब पेरियंथ की यूनिट क्या बोलते हैं? टेपल। 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 ठीक है। अब समझो, अगर गुलाब है, गुलाब का जो कलरफुल कोरोला है, अगर उसमें हम क्या मिक्स कर दो? उसका कैलिक्स, यानी जो नीचे होती कैलिक्स, उसको उठा करके उसके बीच में डाल दो। किसके बीच में? जो रेड रेड पेटल है, अगर उसमें हम डाल दें तो गुलाब की खूबसूरती क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? घटेगी या बढ़ेगी? अरे भाई, आपका रेड रेड था और उसमें पत्ती को ऐसे उठा करके ऊपर पहुंचा दिया, क्या हो जाएगा? बीच बीच में हरा हरा दिखने लगेगा। लगेगा ये क्या नौटंकी है, कहीं रेड है बीच में हरा आ गया, फिर रेड है हरा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम चीजें सेम साइड रहे, सारे कैलिस कैलिस की तरफ रहे, सारे पेटल पेटल की तरफ रहे, तो फूल की खूबसूरती क्या होगी? अच्छी रहेगी। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट को हम लगाते हैं। हमने कहा एरिथ रोज। एरिथ और रोज ये कंसेप्ट नहीं है तुम्हें समझने के लिए। एरिथ्रोसाइट क्या होती है? लाल रक्त कणिका। एरिथ्रोज लाल गुलाब। गुलाब लाल कब होगा? जब सेम ऑन सेम। बस यही कंसेप्ट है। देखो, जैसे हमने कहा कि ये तुम्हारा सीएचओ था, टेट्रोज पकड़ो। टेट्रोज, देखिए, आप जानते हो क्रास से किसको दिखाया जाता है? जो कायरल है। अगर दोनों इंटरकनेक्टेड कायरल पर सेम ऑन सेम है तो ये बिल्कुल क्या दिखेगा? गुलाब जैसा। यानी इसमें क्या आएगा? एरिथ
लाल रोज, ये क्या हो गया, एरिथ रोज। ठीक, यानी इंटरकनेक्टेड जो कायरल सेंटर है, अगर उस पर कॉमन ग्रुप सेम साइड में है, यानी पेटल पेटल की तरफ, सेपल सेपल की तरफ, तो ऐसे पकड़ के दे देंगे गुलाब है ये। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, रोज। लेकिन कैसा रोज, एरिथ, यानी लाल। अब ध्यान से समझो, ये एरिथ रोज हो गया। अब मैं इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन इसमें और जोड़ना चाहता हूं। वो क्या, हमने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें लास्ट कायरल बोलो कहां है, ये वाला है, 3 नंबर का, बोलो। और 3 नंबर पर मेन ग्रुप कौन सा होगा, OH। OH कहां है इस पर, राइट। किससे मिलता जुलता है, डी ग्लिसरल, तो इसका नाम क्या है, डी एरिथ्रोज। क्लियर, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन डी एरिथ्रोज का है। अगर इसको शीशा दिखा दिया जाए, ठीक, शीशा दिखाओ, शीशा दिखाओगे क्या बनेगा, अभी भी सेम ऑन सेम। देखो, HOH, HOH, और क्या, अब बताओ ये वाला कहां है, लेफ्ट, आगे क्या नाम होगा, एल, अभी भी क्या है, वही एरिथ रोज। अब ये गुलाब अगर 14 फरवरी पर यूज किया जाएगा तो इफेक्ट अच्छा आएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या था, लाल था। अब हम गुलाब दूसरा यूज करते हैं जिसमें मार खाना है आपको। कैसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलेगा ये। देखो, हमने कहा कि अब मिक्स करा दो, क्योंकि इसके इतने फार्म बन रहे हैं हमारे, CHO, हमने कहा HOH, ये देखो, और यहाँ CH2OH। अब आपने क्या कहा कि साहब लास्ट पे अभी भी राइट है तो मामला डी, लेकिन अब गुलाब कैसा है, कलरलेस, और कलरलेस हो गया तो थ्रियो, क्या, थ्रियोज, यानी थ्रियो फार्म हो गया। कौन सा थ्रियो, शीशा दिखाओ, क्या बन गया, क्या आ गया यहाँ, क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो कहां चला गया ये, क्या नाम हो जाएगा, एल, कोई दिक्कत, बता लीजिए। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, यानी हमारा टेट्रोज इतनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी से मिलता जुलता, चाहे जिसका कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते। तो इसी से रिलेटेड 2-3 साल पहले सवाल आया था एंथ्रो और थ्रियो पर, तो भूलिएगा नहीं, पेटल पेटल की तरफ, सेपल सेपल की तरफ, गुलाब कैसा रहेगा, लाल, यानी लाल गुलाब, एल्थिरोज। क्रॉस हो गया, रेड कलर गायब, क्या हो जाएगा, रियोज। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी आपका खत्म हो गया। एर्थिरोज और थ्रियोज को कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए अपने किस टॉपिक पर, फाइनल आइसोमेराइज्म पर, यानी ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशन। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, ज्योमेट्रिकल कि ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, चलिए ज्योमेट्रिकल पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ उतारी, छापी छापी, छापने का काम तेज करें। अभी तुरंत ग्रुप पे जाएगा, घबराइए नहीं।
2:30 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ते हो जब, 6:15 6:30 तक 4 घंटे की क्लास होती है आपकी, 4 घंटे में थकते तो नहीं हो। अगर 4 घंटे में थकत हो तो जान जाइए कि आपके इंजन की इफिशियंसी कम है। ठीक है, हीट इंजन पढ़े हो? हाँ, इफिशियंसी, कार्नट साइकिल ना, फार्मूला बताओ इफिशियंसी का। हम्म, क्या बात, क्या बात। 1 - T1/T2, T2/T1। अच्छा, फिगर बनेगा तब समझ। T2 किसका होगा? हाँ, और T1 सोर्स का। सही। अच्छा, दूसरे तरीके से क्या होगा अगर इस फार्मूले में नहीं लाते हैं? दूसरे तरीके से एक फार्मूला और है, W/, हाँ ठीक, आता है। क्या सवाल इस पर आता है कभी? फिजिक्स में आता है, कार्नट साइकिल है उसमें। कार्नट साइकिल के चारों प्रोसेस बताओ, कौन कौन सा होता है? आइसोथर्मल क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक। क्या बात, पीवी डायग्राम पे। देखो फिजिक्स मुझे कितनी आती है, हम तुम्हारी दाद थोड़ी दे रहे हैं, अपनी दाद दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आप बता रहे थे इसीलिए मुझे आ रहा था। वैसे मुझे जब आपका चेहरा दिखते तो ये भी आता है मुझे, नहीं तो मुझे आता ही कहाँ है। अभी जैसे बाहर मुझसे पूछो मैं भूल जाता हूँ। अब यहाँ जैसे आप आए, जैसे आप हैं, आपके चेहरे में जैसे हमने देखा तुरंत केमिस्ट्री दिखाई देने लगती है और मैं वही समझाने लगता हूँ। सही नहीं? चलो, कल एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, कल एक क्वेश्चन भेजा था ओजस्वी ने, क्वेश्चन बढ़िया था आपका, और वो क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। इन्होंने पता नहीं कब भेजा था, मैंने सुबह देखा उसको 6:15-20 पर। हाँ, अरे जब भी भेजो, अब रात भर जगह छोड़ो, हमने सुबह देखा। हाँ, कभी भी भेज दीजिए, मोबाइल ऑन रहता है, उस पर रिसीव हो जाएगा, लेकिन रिस्पांस तभी मिलेगा जब हम जगेंगे। तो मैं सुबह उठा तो देखा तो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, सुबह की गुड मॉर्निंग उस क्वेश्चन से हुई। ठीक है, मैं करीब 7 बजे उठता भी हूँ सो करके, क्योंकि रात में पिक्चर देखता हूँ कुछ देर तक। ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप पे जो सवाल आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बाद ही में होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपका ये था BF3 समथिंग। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये कहा कि इसका जो बॉन्ड था BF, BF वाला नहीं, BF ये वाला बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ गलत मत सोचिएगा। इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो 1.30 एंगस्ट्रॉम था, मुझे याद भी हो गया। और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर हमें इसके साथ कोई रिएक्शन मिल जाए, और अब ये हमारा ऐसा बना, ऐसा कोई भी सिस्टम हो, डोनर सिस्टम रहा होगा कोई इधर से, कोई भी लग सकता है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते। अब इन्होंने पूछा कि जो BF का बॉन्ड लेंथ था, यानी ये वाला, ये बॉन्ड लेंथ पहले के समान होगा, पहले से ज्यादा होगा, या पहले से कम होगा? गलत, ज्यादा नहीं होगा। और कोई बताए, तहरीन तुम बताओ, पहले से कम होगा, पहले से ज्यादा होगा, या पहले जैसा होगा? हाँ, ज्यादा क्यों होगा? हाँ, मतलब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आए, ये वाला ऐसे, तो एक रिपेल करे लगे, और ये स्प्रिंग की तरीके से भाग जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये।
बैक बॉन्ड अभी पढ़ाया हूँ, अभी अभी कुछ दिन पहले इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको बताया था कि ये भाई साहब का ये टोपी है और ये भाई साहब ये खाली है टोपी। लेविस एसिड करेक्टर बताया नहीं था? तो इसमें क्या हो जाता है, ये क्या है, पी पाई बैक बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं हो गया, यानी जब तक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया था, ये हर एक क्लोरीन हर एक क्लोरीन इसके साथ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर फील कर रहा है। और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, छोटी होती है। जितने ज्यादा बॉन्ड के नंबर बढ़ेंगे दो एटम के बीच, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पर अभी जो बॉन्ड लेंथ था वो 1.30 एंगस्ट्रॉम था। अभी इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसने कहा अब इसकी जरूरत कहां है। अब जो पार्शियल डबल बॉन्ड था वो 100% किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और जब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ऐसे नीम हकीम खतरेजान टाइप के सवाल आपसे नीट पूछता है। आपसे कभी नहीं पूछता कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे करोगी बटलर जी में, कभी नहीं पूछता। नो, हमें पढ़ाना क्यों है, अगर हम छोड़ देंगे उसको तो आप क्या कहेंगे, मुझे गाली देंगे कि साहब काहे ने पढ़ाई। लेकिन नीट क्या पूछता है, नीट यही पूछता है कि बूझो तो जानी, यानी सिंपल आई टेस्ट, इसको क्या कहते हैं, सिंपल आई टेस्ट। और 45 में से ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 35 क्वेश्चन होते हैं जिन पे आपको कुछ नहीं सोचना। यानी अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लगाते तो काम बन जाता है। यानी जो बैक बॉन्डिंग थी यहाँ पर पी पाई वो खत्म हो जाती है। और बैक बॉन्डिंग जैसे खत्म होगी, भाई बैक बॉन्ड क्यों किया था, क्योंकि इसका ये ऑर्बिटल खाली था, इसी को भरने के लिए किया था। और अगर बहरवा से का मिल गया, यानी सिग्मा डेटिव बन गया, सिग्मा डेटिव बाहर वाले ने इसको डेट करा दिया, तो अंदर डेट करने की क्या जरूरत है। और अंदर डेट करने की जरूरत नहीं तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म। अब देखो तहरीर ने क्या कंसेप्ट लगाया कि बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बोरान पे। अब बोरान पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्सन बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है क्या वो पहला टाइप का इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, नहीं फ्री है। और अगर फ्री नहीं है तो क्या उतना रिपल्सन करेगा, क्या उतना रिपल्सन होगा, नहीं। तो यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हुआ, बैक बॉन्डिंग। क्लियर, ऐसा आप सोच सकते थे। जैसे बेंड्स रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि इधर से खींचेगा तो उधर से छोटा हो जाएगा, इधर से धकेलेगा तो उधर वाला बड़ा हो जाएगा, वो उसी मॉलिक्यूल में देखा जाता है। लेकिन इसने क्या कहा, बाहर से बॉन्डिंग हो गई, अब क्या होगा, तो जो बैक बॉन्ड था वो खत्म हुआ और सीधा सीधा बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे जब हम पी ब्लॉक पढ़ने चलेंगे सेकंड बुक वालेगा, तो उसमें क्या पूछता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड पूछता है, चाहे सल्फर का, चाहे फास्फोरस का, चाहे नाइट्रोजन का। इनके ऑक्साइड के अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। और वो भी ऑक्साइड का कौन सा, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, बॉन्ड। इसके अलावा क्या पूछता है, कुछ नहीं पूछता। ये थोड़ी पूछेगा कि कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 कैसे बनाएंगे। और अगर उसमें पूछेगा भी तो क्या पूछेगा कि उसमें कैटलिस्ट कौन यूज किया गया, इस तरह की क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे सवाल आपसे वो पूछता है। और अगर इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप अगर सोचो कि सर इसको बताएंगे तो सर एक एक सवाल कहाँ बता पाएंगे आपको। ये तो अचानक से एग्जामिनर कहीं भी सवाल खड़ा कर सकता है, समझे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास में बहुत बड़े बड़े सवाल लगा लेते हैं और वहां जाकर के छटंकी भर के सवाल को गलत करके चले जाते हैं। उसका कारण हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता और हाल में प्रेशर रहता है। आंसर उठाइए, जो आपका PYQs है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो कभी टफ होते ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और छोटे क्वेश्चन
मिस कर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो है गलत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। एक क्वेश्चन ये बढ़िया था। हाँ बोलो। ठीक है। हम्म, इधर। हाँ क्या? CH2। ठीक है। क्या क्या? हाँ इधर CH2। ठीक। ऊपर। चलो क्या करना चाहते हो? हाँ। अब देखो ये भाई ई और जेड अटका है। आप ध्यान से देखो, इस पर आप क्या देखेंगे, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन हमने कहा ना कि बड़ा बड़ा सवाल लगाई हैं और छोट भूल जाइए। समझो इस चीज को। ये कार्बन क्या है? CH2। कहां रखा है? CO और दिस सिस्टम, यानी ये sp2 है। ठीक। और ये sp2 है। दो sp2 के बीच अगर कोई कार्बन दबा के रखा गया है और उस पर हाइड्रोजन है तो उसे क्या माना जाता है? एक्टिव मैथिलीन। क्लियर? एक्टिव मैथिलीन, ध्यान समझिएगा। एक्टिव मैथिलीन। एक्टिव मैथिलीन का मतलब ये होता है कि यहां से हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं? निकाले जा सकते हैं। ये हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। और अगर हाइड्रोजन यहां से निकाला जा सकता है, हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी? जरा हाइड्रोजन निकाल के देखो, H+ हटाओ इसका, तो देखो क्या बनेगा? CH3। ठीक। ये क्या है? डबल बॉन्ड। और यहां पर क्या है आपका? H। और ध्यान से देखो आप, ये कार्बन क्या हो गया तुम्हारा? माइनस हो गया ना? माइनस हुआ। और अगर माइनस हुआ तो ये तुम्हारा क्या है? अब ध्यान से देखिए आप, क्या होगा? ये माइनस लोन पेयर बन गया। लोन पेयर जैसे बना, ये लोन पेयर इस sp2 के कॉन्जुगेशन में आ गया। बुझो, हाँ या ना? हाँ। और अगर ये इधर से इधर आया तो ये क्या हो जाएगा? इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब इधर ट्रांसफर कर जाएगा तो यहां पर जो सिस्टम था, यहां पर यहां पर जो सिस्टम था वो कैसा बन गया? ठीक। और ये क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड। ये माइनस हो गए। बोलो माइनस हुआ। और ये क्या बन गया आपका? CH। ये आपका क्या हो गया? CH। और ये डबल बॉन्ड क्या लग गया? CH। और इधर क्या हो गया? जिस डबल बॉन्ड को आप यहां पर सोच रहे थे, वो डबल बॉन्ड रियल में कहां पे है? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या एक तरीका और बन सकता है। वो क्या हो सकता है? वो देखिए क्या हो जाएगा? CH3। ठीक। CH2। CH3। डबल बॉन्ड। C। H। C। H। डबल बॉन्ड। C। O माइनस H। या आप इसको OH कर लो। आप देखो, इस पर जब आपने लगाया, अगेन इस पर ये आ गया। ठीक। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इस कार्बन की वजह से जो सिस्टम बन रहा है वो या तो इधर डबल बॉन्ड रहने दे रहा है और या डबल बॉन्ड इधर भी दे रहा है। अगर इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें, तो इस कार्बन को और इस कार्बन को चेक करो। इस पर यहां OH, इस पर H, इस पर H, और ये इतना। तो यहां पर ये दो ग्रुप आपके क्या हो गए? कॉमन हो गए। यानी इस पर क्या यूज हो सकता था? हिस्टोन्स। ये यूज हो सकता था।
यहां पे आइए, कहां गया ये वाले, इस पर आइए, इस पर भी आपका क्या लग सकता है, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सिस्ट्रॉन्स, यहां भी लग गया। और उसके बाद अगर मैं सिर्फ इसी को मान के चलता तो हमारे लिए कंफ्यूजन कहां आ रहा था, हम रेजोनेंस को अवॉइड कर रहे थे, जबकि इस सिस्टम के अंदर क्या बन रहा है, रेजोनेंस हो सकता है। यानी यहां से ये एक्टिव है, एक्टिव मेथिलीन कार्बन होने के कारण डबल बॉन्ड की पोजीशन को ये चेंज करा सकता है। और ऐसे में अगर ई और जेड इस पर हमने लगा दिया, ई और जेड, तो ई जेड कब अप्लीकेबल होगा, जब ये बॉन्ड 100% क्या रहे, यहां पर क्या रहे, डबल बॉन्ड सेंट्रलाइज रहे। और अगर और सेंट्रलाइज अगर नहीं है, जैसे कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, फ्री बॉन्ड रोटेशन मिलने लगा। और जब फ्री बॉन्ड रोटेशन मिलता है तो उस स्थान पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं होती। अब वहां पर किस तरह का क्वेश्चन था, कैसा था, क्या पूछा गया था, ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरीके से सेट किया था, क्या दिया था, क्वेश्चन कहां जाएगी, नहीं क्या दिया था कि ई और जेड होगा, तो ई और जेड कैसे लगाओगे, यहां पर ई और जेड आपका आसानी से यूज ही नहीं होगा। यही कंसेप्ट तो आपका वहां पर होता है। देखो एक मैं और आपको बता दूं, यही कंसेप्ट आपके अमीनो एसिड में आता है, जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं। ध्यान से समझो, ज्योमेट्रिकल में हालांकि मैं इसको कवर करता, लेकिन चलो जान दो। देखो जब हम ये देखते हैं ना सीओ, ध्यान समझो, सीओ एनएच, ये सिस्टम पढ़ते हो आप, CHR OH, ये CHR और इधर NH, ये दो अमीनो एसिड थे जिनके बीच में ये अमाइड लिंकेज बना हुआ है। क्लियर। अब इन्होंने पूछा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। बच्चे ने कहा चलो देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, फ्री बॉन्ड रोटेशन नहीं होना चाहिए। आपने कहा सर C++O, यहां पर रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दो दो एटम के बीच डबल बॉन्ड है, आप घुमा ही नहीं सकते, नहीं बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री फिक्स रहे। जैसे इस कमरे में बिना तोड़फोड़ के क्या तुम इसकी ज्योमेट्री को बदल पाओगे, जैसे अगर हम कह दें कि भाई ये दरवाजा यहां लगा हुआ है, ये सेम चीज इसी को घुमा करके वहां पहुंचा दो, कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये फ्रीज है, फिक्स है, इस कमरे का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। तो हम ये कहते हैं कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है अगर उसके दो एंड डिफरेंट ग्रुप रखते हो। तो आपने कहा कि एक क्राइटेरिया तो पूरी हो गई, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में रोटेशन नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन एक समस्या है। वो समस्या क्या है, आपने कहा साहब ये वाला एंड, मान लिया कि ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर क्या एक जैसे हैं, ये तो एंड सही है, इधर एक ये एक ये, लेकिन ये वाला क्या हो गया, गड़बड़ कर गया। इसका मतलब यहां पर जीआई नहीं, क्या नहीं है, आप ध्यान समझो। अगर तुम्हें इसमें दे दिया गया कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो आपने कह दिया सीधा सीधा क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जीआई के लिए सिस्टम के अंदर फ्री बॉन्ड रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा लेकिन है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, नहीं है। आपने कहा जीआई नहीं होगा, हमने कहा जीआई होगा। अब बताओ कैसे होगा, ये देखो गया। अब देखिए क्या हो गया, यहां ये जो सी था ये डबल बॉन्ड एन ले लिया, बोलो हाँ या ना, और ये क्या हो गया O माइनस, और इधर क्या है CHR और फलाना फलाना, और इधर क्या है CHR और फला फला। अब जरा ध्यान देखो, इस N पे और इस C के बीच डबल बॉन्ड आ गया, आप घुमा पाओगे नहीं, जो जहां है वही फिक्स रहेगा। इस एंड पर डिफरेंट ग्रुप है, आंसर है हाँ, क्यों, एक O माइनस और दूसरा ये। फिर आपने कहा इसका चलो, इस पर एक H और दूसरा ये, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया है, ये जीआई करेगा।
यानी हमारा जो अमीनो एसिड प्रोटीन में लिंक होता है उसमें जो CONH सिस्टम है उस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म पाई जाएगी, और जबकि देखने में क्या है, नहीं पाई जाएगी। ऐसे ही यहां देखने में EZ बन सकता था लेकिन नहीं बना। क्यों? क्योंकि एक्टिव मेथाइलिन का हाइड्रोजन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। उसके डिस्टर्ब करने से एक बार इधर भाग आ रहा है, एक बार इधर भाग जा रहा है, और ऐसे में एक बार डबल बॉन्ड यहां लाइज कर जा रहा है और एक बार डबल बॉन्ड कहां आ जा रहा है, यहां आ जा रहा है। इसका मतलब सिस और ट्रांस के तो चांस बन रहे हैं लेकिन E और Z के क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड यहां देख रहे हो ये बॉन्ड यहां पर रियल में है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, पार्शियल, यानी इधर से इधर भाग रहा है या इधर से इधर। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में सवाल बन सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? मैं फिर बता दूं, इस तरह के सवाल तुम्हारे से नहीं पूछेगा, वो उसमें पूछता है जेईई मेन में या एडवांस। और हम लोग केमिस्ट्री कौन सी पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर, मेन, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आइसोमेराइज्म से मैकेनिज्म को मिक्स कर देता है तो क्वेश्चन टफ बनने लगता है, और तब आपको हमारे इस तरह के कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं रेजोनेंस डिस्टर्ब कर रहा हो, क्योंकि लोन पेयर है, एक्टिव मेथाइलिन है, तो पोजीशन ही चेंज करा देगा, और तब फिर जो कॉन्फ़िगरेशन तुम एज्यूम करके चल रहे हो वो कॉन्फ़िगरेशन होगा ही। समझे? चलिए, और कुछ जानना चाहते हो? अब समय नहीं है, अब कल, लेकिन अभी हमने ज्योमेट्रिकल शुरू नहीं किया, पहले मुझे ज्योमेट्रिकल पढ़ा लेने दो। तुम्हारे लायक जो चीजें हैं वो मैं पहले बता दूं कि तुम्हारा जो काम करना है, बाकी नॉलेज गेन करने के लिए दुनिया बहुत लंबी है। ठीक है, बैठे रहिए, फिजिक्स वाले सर को बुला लेंगे, जाइए बुलाइए।